Hi everyone, welcome back to Dr. Pai's astrology channel. And today we have back our very own Dr. Piyush Dubey. And today he's back with a very interesting topic, combust planets. So I welcome you, Dr. Piyush Dubey. Namaste. या थैंक यू एंड नमस्ते। जैसा आपने कहा आज हम लोग कम्बस प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चलेगा कम्बस प्लैनेट कैसा बिहेव करता है। बेसिकली मैं एज यूजली जैसे पहले भी मैंने वीडियोस आपके रेट्रोग्रेड प्लैनेट पे बनाया था, सेवंथ हाउस रोमांच पे बनाया था। हम लोग ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे क्योंकि टेक्निकल व्यू पॉइंट तो बहुत जगह अवेलेबल है। हम बात करेंगे प्रिडिक्शन के ऊपर कि वो प्रिडिक्टिव वे में कैसे काम करते हैं और आप उनको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। देखिए अभी जैसा मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, कभी भी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो ना तो उसके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एज एन एस्ट्रोलॉजर भी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं और आपको रिलेशनशिप का प्रिडिक्शन करना है तो आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप में हो क्या रहा, सोसाइटी में चेंजेस क्या आ रहे हैं। आपको चाइल्ड बर्थ का प्रिडिक्शन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड बर्थ में किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रहा, किस कंट्री के हिसाब से, किस लोकेशन के हिसाब से, किस एज ग्रुप के हिसाब से क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कभी प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ें पता है तो मुझे लगता है आपको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी प्रिडिक्शन करना। आप देखिए पहले हमारे जो एंसेस्टर होते थे उनका व्यू पॉइंट कितना स्ट्रांग होता था, उनका ओपिनियन कितना करेक्ट होता था, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी जानते थे। आप खुद इमेजिन कीजिए ना, लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जितने लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने पढ़ने और देखने लगे, इसके पहले कौन पढ़ता था? फिर भी लास्ट 5 to 10 ईयर्स में प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, कम नहीं हुई है। पहले इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? उसका रीजन है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज था। तो वो आपको ओवरऑल हर चीज में दिखेगा। तो आपको एस्ट्रोलॉजी जाननी है, एस्ट्रोलॉजी में अच्छी प्रिडिक्शन करनी, तो आपको प्रैक्टिकली चीजों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। सेम वैसा ही कम्बस्ट प्लैनेट को लेकर। ठीक है, वो कितने डिग्री पे कम्बस्ट होते हैं वो सारा ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअली उनका प्रिडिक्शन क्या होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब एक प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी का और भी है, हम चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम में देखते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। ऐसा नहीं देखना चाहिए। रेट्रोग्रेड है तो खराब ही होगा। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि रेट्रोग्रेड है तो ऐसा खराब नहीं होता है। रेट्रोग्रेड के अपने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी। कम्बस्ट प्लैनेट भी खराब नहीं होता, उसके भी अपने बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट। एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट भी अपने आप में नेगेटिव रिजल्ट देता है। हालांकि पहले मेरा मूड था एग्जॉल्टेड प्लैनेट पे करने का, लेकिन उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट इतना अच्छा नहीं होता कि एग्जॉल्टेड है तो सब कुछ अच्छा। डेबिलिटेटेड इतना खराब नहीं होता है कि सारा आपका लाइफ खराब कर। तो ये चीजें हमको समझनी चाहिए। 8th हाउस इतना भी खराब नहीं है कि आप बिल्कुल लो रहे हैं, हाँ, लेकिन ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि 8th हाउस खराब नहीं, सॉरी मतलब पॉजिटिव है। 8th हाउस के अपने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ना, लोग एक्सट्रीम नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं। मैंने कई बार खुद अपने ही वीडियोस में देखा कि बहुत सारी चीजें अगर वाकई 6 8 12 प्रॉब्लमेटिक है ही, आप उनको प्रॉब्लमेटिक कहते हैं तो लोगों का ये रहता है कि अरे ये तो ऐसा प्रॉब्लम होता ही नहीं, बहुत कुछ पॉजिटिव है। तो उसमें पॉजिटिव ये भी डिनाई नहीं कर रहे। तो वो दोनों जगह से अप्लाई होता है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम नहीं। जो निगेटिव चीजें उसको आप ये नहीं कह सकते कि निगेटिव नहीं। वो 8th हाउस अगर प्रॉब्लमेटिक है तो आपको सीवियर प्रॉब्लम देगा, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, अच्छी बात है कि आपको एस्ट्रोलॉजी दे सकता है, ऑकल्ट दे सकता है, आपको हीलर बना सकता है, वो सब ठीक है, इनहेरिटेंस दे सकता है। लेकिन जिनको इनहेरिटेंस मिली है, जो एस्ट्रोलॉजर बने हैं, जो ऑकल्ट की फील्ड में आए हैं, क्या वो आप उनसे पूछ के देखिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? जितने हीलर एस्ट्रोलॉजर बनते हैं ना, मैंने पहले भी कहा, उनकी लाइफ सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। 8th हाउस पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज आप हमेशा ये याद रखें, कोई भी ऐसा रेमेडी नहीं है कि जो आपके कर्मों को चेंज कर देगा। मैं आपको फैक्ट बता दूं कि हम 8th हाउस में एस्ट्रोलॉजी सीखने लगेंगे तो 8th हाउस में हमको क्रॉनिक डिजीज नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका मिजरेबल लाइफ रहा, उसको करने से आप कोई कर्म वरम नहीं चेंज करने वाले। अगर ऐसा होता तो श्री राम जी का बर्थ हुआ था, श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, इतनी प्रॉब्लम आती ही नहीं, नहीं आती ना। तो ये अपने आप में एक फॉल्स उसमें रहना। ठीक है, अब एक्सट्रीम में ये भी नहीं कह सकते कि आपकी रेमेडी काम ही नहीं करती। रेमेडी का अपना पूरा लिमिटेशन है, उसके बियॉन्ड वो कोई रिजल्ट नहीं देने। एक डॉक्टर का अपना लिमिटेशन होता है कितना वो ट्रीट कर पाए, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो भी कह देता है कि अब आप भगवान से प्रे कीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं। और उसके बाद दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ये तो आपका पेशेंट या तो एक्सपायर कर जाए या वाकई पेशेंट बच भी जाते हैं कई बार, उसमें आपका कोई रोल नहीं। तो इसी तरीके से हमको कभी भी किसी चीज को एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कम्बस्ट प्लेनेट है तो ये नहीं कि कम्बस्ट है तो खराब। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, अगर आपको वैदिक ज्योतिष सीखना है ना, तो आपको संस्कृत का फ्लुएंट नॉलेज ना भी हो लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए।
अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा आपके खुद के वीडियो। हालांकि मैं कई लोग हैं, हमको इंग्लिश में सब टाइटल लेना चाहिए था, भाई वो दे सकते हैं सब टाइटल, लेकिन अगर अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल फ्लुएंट संस्कृत तो हमें भी नहीं आती, ठीक है, लेकिन हम ब्लेस्ड हैं कि हम यहाँ पे हमारा बर्थ हुआ है इंडिया में। लेकिन आप कहीं भी रह रहे हैं ना, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी दी गई वो सारी संस्कृत से ही ली गई, उसमें कहीं भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं थी। वो तो बाद में हमने समझने के लिए कर दिया कि हाँ बकरी को हम रेट्रोग्रेड कह देंगे, कम्बस्ट कह देंगे उसको। वहां तो ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं था ना। और हमारे जितने वैदिक स्क्रिप्चर उसमें जितने भी नेम जितने भी टर्म्स यूज किए गए उनका अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। तो जब आप कंबस्ट की बात करते हैं ना, तो कंबस्ट प्लेनेट के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है अस्त ग्रह, ठीक है। सारा का सारा मीनिंग आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। जब वो अस्त होने की बात करते हैं ना, तो अस्त का मतलब ये नहीं होता कि जो डूब गया वो दोबारा आएगा नहीं। सनसेट के लिए भी कहा जाता है सूर्य अस्त हो रहा है हमारे यहाँ। तो सनराइज भी होता है ना, सूर्योदय भी होता है। तो डेफिनेटली जो आपका प्लेनेट कंबस्ट है, मतलब जो अस्त हुआ है वो उदय भी होगा ना, राइज भी करेगा। अगर आप उसको सिंपली ऐसे ही लेंगे, नहीं कंबस्ट है और ये जल गया, तो उसका मतलब तो है कि वो कभी रिजल्ट देने वाला नहीं। लेकिन अगर आप एक्चुअल जो टर्म यूज हुआ उसको समझे, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट देगा। और आपको अस्त और अस्त से ये भी समझ में आ जाएगा कि जब सन सेट होता है तो एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, हमारे कहने से नहीं होता। सनराइज भी अपने एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, वो टाइम पीरियड फिक्स है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा कोई प्लेनेट कंबस्ट हो रहा है तो वो राइज भी करेगा, और एक डेफिनेट टाइम पे राइज करेगा। उसके रिगार्डिंग आप कुछ नहीं कर सकते कि नहीं हम ऐसा कर देंगे रेमेडी तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो क्या है। अस्त का मतलब ही होता है कि अस्त हुआ है, मतलब उदय भी होगा। अब फिर वही बात आती है, जब हम कंबस्ट प्लेनेट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं हमारा वीनस कंबस्ट हो गया, सैटर्न कंबस्ट हो गया, ठीक है, हमारा मून कंबस्ट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है कंबस्ट। लेकिन जब कंबशन की बात आ रही है तो उसमें दो एंटिटीज इन्वॉल्व है ना। जो कंबस्ट हो गया वो बात तो ठीक है, कंबस्ट किसने किया उसको भी तो डिस्कस करें। तो कंबस्ट करने वाला प्लेनेट तो सन है। टोटली जब हम कंबशन रीड कर रहे होते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं कि कंबस्ट कौन कौन रहा है, तो उसका भी अपना रीजन होगा। तो पहले हमको सन को ही स्टडी करना कि सन सिग्निफिकेशन कौन कौन से रिप्रेजेंट करता है। जब आप सन की बात करेंगे ना, सन आपके गवर्नमेंट जितने भी अथॉरिटेटिव लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जो रूलर हैं जिनको रूल्स बनाने हैं, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने बिहेवियर में देखें तो डिसिप्लिन है, मोरल वैल्यूज है। सन दिखाता है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, पूरी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम आपका बोन्स पे ही डिपेंडेंट। आप देखिए ना, सन उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो कि पूरा एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जिनके अराउंड सारी चीजें डिपेंडेंट है। आपके रूलर हैं जो रूल कर रहे हैं, पूरा कंट्री पूरा स्टेट उन पे ही डिपेंडेंट होता है एक तरह से। आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, पूरी फैमिली डायरेक्टली एंड डायरेक्टली फादर पे ही डिपेंडेंट। आपके बोन्स पे पूरी बॉडी डिपेंडेंट। अगर बोन नहीं होते आपके बॉडी में तो आप सोचिए कैसे सर्वाइव। पूरा स्केलेटल सिस्टम उससे ही बना हुआ है। आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप इनडिसिप्लिन हैं तो शायद आप सक्सेस अटेंड नहीं कर सकते, कर भी लेंगे तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर वही सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राउड ऑफ नेगेटिव सेंस में चला जाए तो ईगो में कन्वर्ट हो जाए। आपकी आइडेंटिटी है सन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। बिना आत्मा के ना आपका बर्थ हो सकता है ना आप सर्वाइव। तो ये सारी चीजें सन रिप्रेजेंट करता है। अब सन की अपनी लाइट है, ठीक। अब आप खुद देखिए कि जो प्लेनेट कंबस्ट हो रहा है वो कर क्या रहा है। कोई भी प्लेनेट सन के क्लोज आ जाए, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सन की हीट है ना वो उसको जला रही है। अब सन एक सात्विक प्लेनेट आप, ठीक है, तो वो क्या करता है जब कोई प्लेनेट सन के क्लोज आ जाता है तो वो उसके रजस और तमस को खत्म करता है, सत्व गुण को खत्म नहीं करता। इसीलिए आप देखिए वीनस और मरकरी जो दो रजस प्लेनेट है वो हमेशा सन के आसपास ही रहते हैं, कि सन से इतने दूर ना जाए कि आपके अंदर रजस क्वालिटी इतनी बढ़ जाए कि आप केवल लग्जरी कंफर्ट भोग विलास में डूबे रहे, कि बाकी चीजें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उस पर ध्यान दें। तो मरकरी वीनस तो बाय डिफॉल्ट रहते ही आसपास।
लेकिन बाकी प्लेनेट वो डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर कि कौन सा प्लेनेट कंबस्ट होगा, कौन सा नहीं। तो कितनी डिग्री अराउंड आप, इज इट ठीक। कंबशन या? अगर कंबशन के लिए अलग शास्त्रों में कुछ आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। ओवरऑल कुछ लोग मरकरी को 13 डिग्री अप्रोक्सीमेट कंबस्ट मानते हैं, मार्स को 17 डिग्री, जुपिटर को 11 डिग्री, वीनस को 9 डिग्री और सैटर्न को 15 डिग्री करा। ठीक है। लेकिन देखा जाए ये डिग्री ना बहुत ज्यादा ब्रॉड मुझे लगता है। ठीक है। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, कोई भी प्लेनेट अगर 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री के अराउंड है तभी मैं उसको कंबस्ट करता हूँ। अदरवाइज ऐसा है ना कि आप देखिए मरकरी और वीनस तो बहुत क्लोज होते ही है सर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंबस्ट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मुझे लगता है कि 3 to 4 डिग्री के अराउंड कोई प्लेनेट है तभी उसको कंबस्ट लेना चाहिए। और मैं भी प्रैक्टिकली अपनी रीडिंग में इससे ज्यादा नहीं लेता। ओके। ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग इफेक्ट चाहिए तो अब वो भी एक फैक्टर है कि कोई प्लेनेट सन से पहले कंबस्ट हो रहा है या सन को क्रॉस करके। वो खैर एक बात की बात है ये डिग्री वाला फैक्टर तो लेकिन हम ओवरऑल अगर कंबशन को रीड करें तो 3 to 4 डिग्री सन से पहले हो या बाद में हो आप उसको कंबस्ट ले। आप कंबशन को समझिए तो आप एक दूसरे तरीके से, सन आपके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप समझते हैं कि कंबस्ट प्लैनेट निगेटिव है ना, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि उसमें से रजस और तमस को खत्म कर रहा है, जिससे कि आपके अंदर जो एक्सट्रीम डिजायर है ना उस चीज को लेकर वो खत्म हो जाए। अब होता क्या है कि लेकिन अब निगेटिव रिजल्ट कैसे देता है। सन डिजायर खत्म करना चाहता है, इसका मतलब है कि आपके अंदर उसको लेके एक्सट्रीम डिजायर है पास्ट लाइफ से। इसीलिए आपके अंदर पास्ट लाइफ में उस प्लेनेट के कारक तत्व और लॉर्डशिप को लेके बहुत ज्यादा डिजायर थी, इसीलिए वो प्लेनेट कंबस्ट हुआ है। और इस लाइफ में भी वो डिजायर मैनिफेस्ट होगी, आप देखिएगा। तो जब तक हम सफर नहीं करते एज ए ह्यूमन, हमारा एक साइकोलॉजी, एक जब तक हमको पीड़ा नहीं मिलती तब तक हम सुधरते भी नहीं। तो जो प्लेनेट कंबस्ट हो जाएगा उसको लेके एक्सट्रीम डिजायर देखने को मिलेगी आप उस नेटिव के अंदर। दूसरा, सन ना गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि अपना बैंक बैलेंस बनाए अपने लिए काम करे, उनका काम है पब्लिक के लिए काम करना, सेक्रीफाइस करना। तो जो प्लेनेट कंबस्ट हो जाएगा वो आपसे सेक्रीफाइस चाहता है। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फिश डिजायर आए कि नहीं आप सिर्फ अपने मोटिव को ध्यान में रखना है, तब आपको प्रॉब्लम देगा वो, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं देगा। आपको इसका क्लासिक केस देखना है तो सन को जो रिप्रेजेंट करते हैं अवतारों में भगवान श्री राम जी रिप्रेजेंट, उनकी पूरी लाइफ ऐसे ही है। पूरी की पूरी लाइफ उन्होंने सेक्रीफाइस किया और वो सारी चीजें उनको मिली, लेकिन सेक्रीफाइस के बाद। ठीक है। कभी भी उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया ऑप्शन आने के बाद। ठीक है। अभी आप देखिए जब उनको वनवास जाना था ना तो उनके पास ये ऑप्शन दिया गया था, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ओपिनियन देखने, ऐसा हो जाएगा तो आप वनवास नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा। भरत जी ने कहा हम चले जाएंगे, उन्होंने कहा हम चले जाएंगे तो आप रह जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं। उन्होंने कहा नहीं, वनवास मिला मुझे तो वनवास जाऊंगा भी। वो उसको गए, उन्होंने वनवास पूरा किया और आए और फिर से राजा बने। ऑब्वियस सी बात, उनकी पूरी लाइफ ऐसी ही रही। उन्होंने कभी डिसिप्लिन और मोरल वैल्यू से कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो कंबस प्लेनेट भी आपकी लाइफ का एक तरह से वनवास है जो आपको फेस करना है और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो भी प्लेनेट कंबस्ट हो जाएगा उसको लेके आपके अंदर एक्सट्रीम डिजायर है, उसकी लॉर्डशिप और कारक तत्व देखिए, बट उसको लेके सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप कंबस्ट प्लेनेट प्रॉब्लम क्यों देता, उस प्लेनेट के जो कारक तत्व थे ना उसको लेके पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज्यादा मिसयूज किया है। इसलिए आपको इस लाइफ में उस प्लेनेट को लेके आपको ईगो देखने को मिलेगा नेटिव के अंदर, क्योंकि सन ईगो का भी कारक और सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो निगेटिव क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, कई बार लोगों के अंदर उसको लेके बहुत ईगो रहता है, जो भी प्लेनेट कंबस्ट हो। हम अलग अलग प्लेनेट को कवर करें। और आप टिपिकल एक चीज देखिए, सन रूलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत पावरफुल। हमारे इंडिया में तो ऐसा ही होता है, जो मिनिस्टर होता है वो इतनी पावर शो नहीं करता, इतना ईगो नहीं होता, लेकिन जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो अपने आप को ज्यादा बड़ा मिनिस्टर समझते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी अपने आप को ओरिजिनली प्राइम मिनिस्टर समझता है। सन एक रूलर है तो उसके पास में जो प्लेनेट आ जाता है ना उसको ये ईगो आ जाता है कि मैं ही किंग हूँ, और यही ईगो प्रॉब्लम देता है। और इसी ईगो की वजह से ना वो कई बार रूल्स ब्रेक करना, शॉर्टकट लेना, ये हैबिट हो जाता है। जबकि कंबस्ट प्लेनेट कहता है कि कोई रूल ब्रेक नहीं करना, पूरे रूल्स फॉलो कीजिए जैसे श्री राम जी ने की। एक छोटी सी चीज, आप इंडिया में चले जाए ना, जो सिविल सर्विस में लोग होते हैं यहाँ पे, डीएम होते हैं, जो भी होते हैं, आप उनके
जो डिपार्टमेंट का प्योन भी होता है ना, वो भी बाइक पे निकलेगा तो पीछे उसके नेम प्लेट पे लिखा होता है डीएम ऑफिस। है वो भले प्योन, लेकिन वो लिख लेता है डीएम ऑफिस। हमारे नेबर में एक लेते हैं, उनका बेटा आर्मी में हो गया, हालांकि वो जिस भी पोस्ट पर, उनकी बाइक पे आप देखेंगे आगे से लेके पीछे तक चारों तरफ उन्होंने लिख दिया आर्मी। ये कम्बस प्लेनेट है कि राजा अपने आप को राजा नहीं बता रहा है, उसके साथ के लोग अपने आप में ईगो शो कर रहे हैं, ये आप तो हम ही जो है। जैसे यहाँ पे एक कॉमेडियन, उन्होंने पता नहीं उनका एक शो था, वो कहते हैं चाचा हमारे विधायक है। वही हाल कम्बस प्लेनेट था। ठीक है। और कम्बस प्लेनेट इसीलिए ह्यूमिलिएशन देता है। अब ह्यूमिलिएशन कैसा होता है, वो पब्लिक में ह्यूमिलिएशन नहीं देगा, इनर ह्यूमिलिएशन देगा। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, आप कहीं गए, आपने कॉल किया, आपका काम हो गया। इंटरनली आपको भी पता है प्राइम मिनिस्टर आप नहीं, वो अपने आप में ह्यूमिलिएशन। जब आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठते होंगे और प्राइम मिनिस्टर आ जाता होगा ना, तो आपको भी पता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक गिलास पानी लाना है तो आपको लाना पड़ेगा। पब्लिक के उसमें आप जो है अपने आप को प्राइम मिनिस्टर शो करें, तो अपने आप में ह्यूमिलिएशन है। एक डीएम ऑफिस के प्योन को पता है कि डीएम साहब आ गए तो मुझसे झाड़ू भी लगवा सकते। आप पब्लिकली आप शो ऑफ कितना भी कर लें कि मैं ही डीएम हूं और आपके सारे काम हैं, तो कम्बस प्लेनेट जो होता है उसको लेके हम शो ऑफ भी बहुत करते हैं, लेकिन अंदर अंदर हम जलते रहते हैं। क्योंकि सन का काम है जलाना, आप सन के पास नहीं जा सकते ना, उसके पास जाएंगे जला देगा। तो जो भी कम्बस प्लेनेट होगा उसके कारकता तो सिग्निफिकेशन देखिए, वहां पे आपको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में हमेशा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा साइड है कि हम शो ऑफ पूरा करते हैं, उससे हम नहीं बचते। और कम्बस जो भी प्लेनेट हो जाए वहां पे हम रूल्स जरूर ब्रेक करेंगे, ये भी हमारा क्वालिटी। क्योंकि हमको शॉर्टकट चाहिए रहता है। जैसे अब दो तरीके हैं ना गवर्नमेंट बना, आपने देखा है कि कूप कर देते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी कंट्री में देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर, उनके किसी मिनिस्टर ने जो है प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप पब्लिक में जाते, हार्ड वर्क करते, मैंडेट लेते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, डेमोक्रेसी में आपके पास ऑप्शन। तो ये कम्बस प्लेनेट का काम। कम्बस प्लेनेट क्या करता है, वो पावर चाहता है किसी भी तरीके से, तो शॉर्टकट भी ले लेते। तो कम्बस जो भी प्लेनेट हो जाए उसके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप देखिए, वहां पे आप शॉर्टकट फॉलो करेंगे, जबकि आपको शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। रेमेडी भी इसी में है, जो आप रेमेडी रेमेडी चिल्लाते रहते हो ना, वो पूरा रेमेडी है, आप उसको कोई शॉर्टकट फॉलो मत। जैसा मैंने आपको श्री राम जी का एग्जाम्पल दिया, कहीं भी वो इजिली ले सकते थे। यहाँ तक कि वो वनवास गए तो निषाद राज ने कहा था कि आप हमारा ही जो राज है वही रह लीजिए। ठीक है। यहाँ तक कि वो उन्होंने इतना रूल फॉलो किया कि सुग्रीव का जब वो राज्याभिषेक होना था वो खुद नहीं गए, उन्होंने कहा मुझे वनवास मिला है, मैं किसी राज्य में एंटर नहीं कर सकता। रावण के भी राज्याभिषेक में नहीं गए थे वो, उन्होंने वहां लक्ष्मण जी को भेजा था सुग्रीव के राज्याभिषेक। तो कम्बस प्लेनेट है तो रूल्स मत ब्रेक कीजिए। आप जो भी प्लेनेट कम्बस हो जाएगा वहां नेटिव जरूर रूल ब्रेक करता है, कोई ना कोई रूल हम जरूर ब्रेक करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कम्बस प्लेनेट ना, वो पावर आपके अंदर, वो स्किल आपके अंदर है, लेकिन वो लेटेंट फॉर्म में, हिडन फॉर्म। क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में उसको इतना मिसयूज किया है कि इस लाइफ में वो क्वालिटीज आपके अंदर है, ठीक वैसे ही जैसे रेट्रोग्रेड प्लेनेट, लेकिन आपके पास होते हुए भी आप उसको यूज नहीं कर पाते। इंसान वो ज्यादा नहीं जलता है, परेशान होता है जिसके पास कोई चीज होना, साइकोलॉजी। वो ज्यादा परेशान होता है जिसके पास होकर भी अपनी नहीं। आपके पास अपना घर है लेकिन आप उस पर रह नहीं पा रहे हैं, आपको तब ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम। आपके पास बहुत पैसा है, कंफर्ट है, लग्जरी, आप डायबिटिक, आप कुछ खा नहीं सकते, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम। जिसके पास है नहीं उसको क्या प्रॉब्लम। तो वही कम्बस प्लेनेट है, वो सिग्निफिकेशन, वो लॉर्डशिप उस प्लेनेट के, वो सारे चीजें आपके पास हैं, आपको पता है, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा ना कि आप डीएम ऑफिस में प्योन है, आप रोज सुबह शाम वो चीजें देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की लाइफ क्या होती है, आप उसके सबसे क्लोज हैं, लेकिन आप खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहे हैं, इस चीज का प्रॉब्लम आपको रहेगा। जो आदमी देख ही नहीं रहा उसको क्या प्रॉब्लम। भाई आपको जलन तो उससे होती है ना जिसको आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, आप हमसे दूर है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कम्बस प्लेनेट को लेकर है, जो हम सोचते हैं कि कम्बस प्लेनेट इसी तरीके से रिजल्ट देता है। लेकिन अब अलग अलग प्लेनेट को आप देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है। वीनस को ले लेते हैं, ये वीनस सबका फेवरेट रहता है, पैसा और रिलेशन, मैंने कहा ना। वीनस कम्बस्ट हो जाए तो लोगों को लगता है मैरिज नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है, मैरिज वैरिज हो जाती है अनलेस अनटिल बाकी चार्ट में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आता है कि वीनस एक राजसिक प्लेनेट है, वो उसके रजस को खत्म कर देता है, तो जो पैशन होना चाहिए ना रिलेशनशिप, शायद वो कम हो। लेकिन मैरिड लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो अच्छा है, क्योंकि वीनस अगर सन से जितना दूर जाता जाएगा ना, उतना आपके अंदर पैशन बढ़ता जाएगा, और वो उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का एक रूल आप देखिए कि अगर सन वीनस से जो है 43.5 या इससे ज्यादा दूर चला जाए डिग्री वाइज, तो मैरिज या रिलेशनशिप नहीं हो पाते कहीं। तो कम्बस्ट वीनस इतना प्रॉब्लम नहीं, जितना वीनस का ज्यादा दूर जाना। और आप चेक कीजिएगा, जितना वीनस में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, 43.5 चलिए स्टैंडर्ड है, लेकिन जितना वो सन से दूर जाता जाएगा उतना ही आपके रिलेशन में डिले होगा, मैरिज में डिले होगा। अब वीनस कम्बस्ट होता है ना, लोगों के अंदर एक्सट्रीम डिजायर है रिलेशन, तो वो डिजायर नहीं रखनी। वीनस कम्बस्ट हो गया, आपको रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि आपको सेक्रीफाइस करना है अपने पार्टनर के लिए, किसी भी तरह से रिलेशन में सेक्रीफाइस करवाएगा। लेकिन होता क्या है कि वीनस कम्बस्ट वालों के अंदर ईगो बहुत आ जाता है, इसलिए बार बार रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस होते हैं, शो ऑफ करने लगते हैं। वीनस कम्बस्ट हो जाए, वीनस सन के क्लोज आ जाए ना, आप देखिए मैरिड लाइफ टोटली प्रॉब्लमेटिक चल रही है, लेकिन इस तरीके से शो ऑफ करेंगे जैसे इनसे परफेक्ट कोई कपल। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनका सन और वीनस बहुत क्लोज डिग्री में। आप आज अगर उनका डीपी उठा के देख लें, फैमिली भी है, बेटे के साथ, बच्चे के साथ, आपको लगेगा इनसे परफेक्ट कोई कपल नहीं है, और कोर्ट में डाइवोर्स का केस चल। ये शो ऑफ करना होता है। और वीनस कम्बस्ट हो जाए, रूल्स ब्रेक करेंगे, कोई ना कोई रिचुअल, कोई ना कोई ट्रेडिशन जरूर स्किप कर जाएंगे, या कोई ना कोई रूल जरूर फॉलो करेंगे। जैसे मुझे याद है, एक मैंने कंसल्टेशन किया था, अरेंज मैरिज कर रहे थे, ठीक है, वो दोनों, लेकिन अरेंज मैरिज करते हुए दोनों फैमिलीज पे एग्री थी कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, मतलब उन्होंने सारे रूल्स और ट्रेडिशन स्किप कर दिए। तो जब वीनस कम्बस्ट होता है तो हम कोई ना कोई रूल या ट्रेडिशन स्किप करते हैं, या रिलेशनशिप में कोई ना कोई रूल बाईपास, और बार बार शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। तो वीनस कम्बस्ट हो गया, अब आपको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ेगा। आप देखिएगा, वीनस कम्बस्ट है, डे टू डे लाइफ है रिलेशनशिप में, इस नेटिव को ह्यूमिलिएशन फेस करना ही पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये नेटिव ना, जो जिसका वीनस कम्बस्ट, बेस्ट पार्टनर होता है, इनसे बेस्ट कोई पार्टनर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये हैं तो बेस्ट, लेकिन इनके पास वो सारी क्वालिटी है जो इनको बेस्ट बना सकते, लेकिन सम हाउ मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। लेकिन अब रेमेडी क्या, रेमेडी ये देखिए, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना। और ईगो क्लैशेस से बचें, ज्यादा ईगोइस्टिक ना हो रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा ईगो रखेंगे आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और शॉर्टकट लेना, रूल्स या ट्रेडिशन स्किप करना, इनसे भी बचें। जो ट्रेडिशन या रिचुअल्स बने उनके अपने मीनिंग है, आप जानबूझ के क्यों उनको स्किप कर रहे हैं। और वीनस कम्बस्ट हुआ है तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा रिलेशन में प्रॉब्लम आएगा, कुछ टाइम आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने कहा, अस्त हुआ है तो उदय भी होगा, एक टाइम बाद वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है स्ट्रगल और सेक्रीफाइस का, उसमें आप शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, यही आपके लिए सबसे बड़ा रेमेडी। तो ह्यूमिलेशन ह्यूमिलेशन किससे होगी? आपने बोला ह्यूमिलेशन भी होती है, पार्टनर से होगी? मोस्टली या तो पार्टनर से होगी, अदरवाइज आपकी फैमिली लाइफ या रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं से आपको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़े, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ईगो क्लैशेस अपने पार्टनर से ही हो। तो इसको वीनस को बिसाइड पार्टनर, इसको वैसे भी ले सकते हैं कि ये कौन सा हाउस रूलर है हमारे असेंडेंट के हिसाब से, उस एरिया में भी हो सकता है। आपको सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप दोनों ही देखना पड़ेगा। ओके, इवन द क्योंकि हाउस रूलर्स एज वेल। या लॉर्डशिप, तो मतलब फॉर एग्जांपल किसी का वीनस 10th हाउस रूलर हुआ तो करियर में उनको करियर में भी जी, दे कैन गो थ्रू इट। तो आप लॉर्डशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कारक तत्व सिग्निफिकेशन जो है लॉर्डशिप दोनों ही मिलेगा। बट ओवरऑल कम्बस प्लांट प्रॉब्लम देता है, जैसे वीनस है तो आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है डेफिनेटली। थैंक यू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वीनस कम्बस्ट हो जाए आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देगा। आप देखिए फीमेल को एग या ओवम से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि हमको लगता है कि जुपिटर चाइल्ड बर्थ का कारक है, पर कंसेप्शन के लिए तो वीनस रिक्वायर्ड है ना, सीमेन चाहिए, एग चाहिए। तो आप देखिए, सन और वीनस ना भी वीनस कम्बस्ट हो और सन और वीनस क्लोज डिग्री में हो, तो ज्यादातर फीमेल्स में आपको एग से रिलेटेड प्रॉब्लम, एग मेच्योरिटी फॉर्मेशन, ओवम से रिलेटेड प्रॉब्लम, ओवम एग जो भी, मेल में सीमेन का प्रॉब्लम, सीमेन काउंट कम होना, ये इश्यूज आपको मिलते हैं। और प्रैक्टिकली आप चेक करेंगे तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत होता है, जो भी ऐसे लोग मिलेंगे, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। तो वहां भी वही है, कंसेप्शन में भी आपको रूल बाईपास करने पड़ेंगे, फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, आप आईवीएफ के लिए जाएंगे, कुछ भी करें, वो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड है। तो अगर आपका वीनस कम्बस्ट, आपका मून कम्बस्ट होता है,
मून आपके इमोशंस को रूल करता है। आपके अंदर इमोशन बहुत है, लेकिन वो इमोशन और केयर आप कभी शो नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि इंसान इमोशनल है। आप बहुत केयर करते हैं लेकिन कभी आप शो नहीं कर पाए। मदर से आपके ईगो क्लैशेज हो रहे हैं, अपोजिट हो सकता है, मदर खुद आपकी बहुत ईगोइस्टिक हो सकती है। मून आपका इमोशंस है, तो आप इंपॉर्टेंट समझिए कि अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए ना, ये इंसान कोई भी रूल ब्रेक करे, क्योंकि इमोशनल लेवल पे इसकी डिजायर बहुत हाई। हमारी पूरी लाइफ में हमारे साथ चीटिंग सिर्फ 2 ही रीजन की वजह से। एक, उस इंसान के साथ चीटिंग होगा जिसकी डिजायर्स बहुत हाई। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है चीटिंग का, डिजायर। आपको कोई चीट कर ही नहीं सकता। हम जितने भी लोगों के साथ चीटिंग होता है ना, वो खुद चीट होना चाहते हैं। एक डिजायर्स और एक्सपेक्टेशन, 2 ही रीजन है चीटिंग। जिसके पास डिजायर नहीं है अनलिमिटेड, जिसके पास अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसके साथ चीटिंग नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजायर जरूर होती है हमारे अंदर, हम उसे इग्नोर भले करें। तो मून है तो हमारे इमोशन डिजायर हाई, बहुत हाई है। इमोशंस को सेटिस्फाई करना है, और इसी वजह से हमें सेटबैक देखना पड़ता है। तो हम उसके लिए रूल ब्रेक करते हैं। जब रूल ब्रेक करते हैं तो हमको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन बताऊं, चलिए मून कंबस्ट नहीं भी, लेकिन सन और मून साथ में हो एक हाउस में, आप देखिएगा इन लोगों का हिडन डिजायर होता है, मेल हो या फीमेल। उनको हर गलत चीज ट्राई करके जरूर देख, भले वो एडिक्टेड हो। इवन लेडीज भी ऐसा कहेंगे, चलिए फॉरेन में तो मान लेते हैं ये कॉमन हो सकता है, इंडिया में अभी इतना कॉमन नहीं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, जहाँ ये चीजें कॉमन नहीं, वो भी फीमेल आपको कहते हुए मिलेगी, सर एक बार तो ड्रिंक करना कैसे होता है ट्राई करके देखिए, स्मोकिंग एक बार तो ट्राई करनी है कैसी। मतलब उनको मजा आता है रूल्स ब्रेक करने। ज्यादातर ये चीजें आपको चतुर्दशी या अमावस्या के व्रत में मिलेगी ना, सन और मून साथ। लेकिन आप देखिए, तो उनको ये मजा आता है। अब कम्बस्ट है, तो वो उसके रजस और तमस को खत्म तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन खत्म कर रहा है, लेकिन पास्ट लाइफ से आपकी डिजायर स्ट्रांग है, सत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है सन जो है। लेकिन वो रजस और तमस जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो डिजायर हिडन रहेंगी और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होंगी। सारे रूल ब्रेक करने हैं, सन और मून वालों से आप पूछे, उनको सारी बाउंड्री तोड़नी। इंटरेस्टिंग बात ये पता है होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि बाउंड्री है क्या। तो इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग बार बार रूल्स ब्रेक करते हैं। इमोशन में एक ईगो रहेगा, ठीक है, केयरिंग एटीट्यूड है, बहुत इमोशन शो करना चाहते हैं बट ईगो की वजह से शो नहीं कर पाते। अब होता क्या है कि पास्ट लाइफ में आपने अपने इमोशंस का मिसयूज किया, इस लाइफ में आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इमोशनल लेवल पे आपको एक ह्यूमिलिएशन देगा ये। आपने रूल ब्रेक किया, आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा। मदर से आपके रिलेशन खराब करेगा, मदर के साथ आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा। तो सन और मून कंबस्ट है, तो आपको चाहिए कि अपनी डिजायर्स और इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप रूल्स ना ब्रेक करें, ठीक है, डिसिप्लिन में रहें। अपने मून मन का कारक है, मन को एक बैलेंस और डिसिप्लिन में रखें, ये रेमेडी है, ठीक है। डेफिनेटली आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन जब आपको लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है तो उस समय पेशेंस ना हो कि बाई हुक और बाई हुक कोई भी रूल ब्रेक करके हमको ये चीजें करनी है। टाइम आएगा और वो चीजें हो जाएगी। मून के जो कारक तत्व है, मून जिस हाउस का लॉ, एक दिन आपकी डिजायर पूरी होंगी। आप देखिए, सन कभी भी ना ऐसा नहीं करता कि उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे, सिर्फ रजस और तमस होता है। कामदेव का स्टोरी क्या था, कामदेव को कहा गया था शिव जी की समाधि भंग करनी, ठीक है, सारे देवताओं ने उनको भेज तो दिया था, कामदेव को लगा कि हम तो कर ही लेंगे, हालांकि कामदेव ने मना किया था। कामदेव ने बाण चला भी दिया, समाधि भी भंग हुई। शंकर जी ने कामदेव को पूरा भस्म नहीं किया था, उनके शरीर को भस्म किया था, आत्मा वैसे ही थी। जब उनकी वाइफ रति ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा देखिए अब आपको वेट करना पड़ेगा, जब ये प्रद्युम्न के रूप में अवतार जन्म लेंगे तो आपको आपके पति वापस मिल जाएंगे। तो वहां भी आप देखिए कि चीजें रिगेन हो रही हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम के बाद, कि अब हो गया है ना तो इतना टाइम वेट करना पड़ेगा। तो जो प्लेनेट कंबस्ट है उसकी आपको उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा, उसका जो अपना एज है, उसकी दशा जब आएगी, अंतरदशा जब आएगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तभी वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। कोई रेमेडी ऐसी नहीं है कि उसको पहले मैनिफेस्ट करो आप। और अगर ऐसी होगी तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना दो। तो फिर तो मून अगर कंबस्ट है, मार्स कंबस्ट हो जाए, अब इसको 2 तरीके से रीड कीजिए। एक तो मार्स कंबस्ट हो गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन सन और मार्स का साथ में आना ही अपने आप में एक हाई एनर्जी, दोनों फायरी प्लेनेट। तो मार्स कंबस्ट हो गया, आपके अंदर करेज बहुत है,
एग्रेशन बहुत है। पास्ट लाइफ में आपने उसका मिस यूज किया, इस लाइफ में आप उसको यूज नहीं कर पाए। अब आपके अंदर बहुत करेज है, जहां दिखाना चाहिए वहां दिखाई नहीं पा रहे, वो एक हिडन फॉर्म में। एग्रेशन बहुत है, जहां शो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्स आपकी पोटेंसी को रूल करता है। तो मेल के चार्ट में ना पोटेंसी में प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, सेक्सुअलिटी का प्रॉब्लम दे सकता है, आपके ब्रदर से ईगो क्लैशेज होते रहे, प्रॉपर्टी है, इन चीजों को लेकर एक्सट्रीम डिजायर है आपके अंदर, आप उसके लिए रूल्स ब्रेक करेंगे, आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा। अपने एग्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप रूल्स ब्रेक कर रहे हैं और आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है बार बार। मार्स जिस हाउस का लॉर्ड होगा उनको लेके अपने एग्रेसिव नेचर को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आप शॉर्टकट लेंगे। तो मार्स से रिलेटेड जो भी चीजें उसके रिगार्डिंग ईगो क्लैशेस से बचिए आप। और कंबस प्लेनेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये है कि आपको हम्बल रहना पड़ेगा। हम्बल रहेंगे, पेशेंस रखिए, वो टाइम चला जाएगा। वीनस कंबस्ट है, हम्बल रहिए, आज नहीं तो कल रिलेशन इंप्रूव कर जाएगा। मून कंबस्ट है, इमोशनल नीड फुलफिल करनी है, हम्बल रहिए, टाइम आपका भी आएगा, समय सबका। मार्स कंबस्ट है, ब्रदर से आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, आपके अंदर एग्रेशन बहुत है, अपने आप को हम्बल रखिए ना, इतना एग्रेशन की क्या जरूरत। प्रॉपर्टी आज नहीं मिल रही तो कल मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी तो कोई ऐसे बड़ी बात तो है। आप उसकी लॉर्डशिप देख सकते हैं, मार्स जिस हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस है तो रिलेशनशिप, 2nd हाउस है तो फैमिली को लेके ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मार्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं सही। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको सरवाइव करना है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी नहीं सही कि आप बार बार लोगों को हर्ट करते हैं। मार्स के बाद आपका जो है मरकरी को ले लेते हैं। मरकरी आपके रिलेटिव हैं, आपके सिबलिंग हैं, आपका डॉक्यूमेंट पेपर और वीजा इनको लेके प्रॉब्लम देगा। एजुकेशन को लेके मरकरी कंबस्ट है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड ब्रेक दे सकता है। लोग शॉर्टकट लेते हैं एजुकेशन को लेके, जैसे इंडिया में कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, नहीं बीट कर पाया तो डोनेशन से एडमिशन ले ली, इस तरह की चीज। या फॉरेन चले गए, वो अपने आप में एक शॉर्टकट है। ठीक है, एजुकेशन में आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा, आप बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन शायद आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स ना स्कोर कर पाए, तो आपको ह्यूमिलिएशन फेस हो। डॉक्यूमेंट पेपर वर्क वीजा इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, उसको लेके फिर आप शॉर्टकट लें और ह्यूमिलिएशन फेस करें। ईगो क्लैशेस हो सकता है अपने रिलेटिव के साथ, मर्करी फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड्स के साथ। एजुकेशन के रिगार्डिंग ईगो क्लैशेस, मर्करी आपका कम्युनिकेशन है, आपका कम्युनिकेशन ऐसा होगा जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस हो रहा है। तो आपको हम्बल होना पड़ेगा कि हम्बल होकर लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। आपको सफर करना पड़ा है वीजा डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को लेके, एजुकेशन को लेके, पेशेंस रखिए, चीजें इंप्रूव करेंगी। आप कोई ना कोई रूल जरूर ब्रेक करेंगे, वीजा डॉक्यूमेंट को लेके, हो सकता है कोई शॉर्टकट अप्लाई किया, वीजा मिल जाए मुझे यहाँ का, कुछ भी हो सकता है ना, कि मैं फॉरेन चला जाऊंगा, फॉरेनर से मैरिज कर लिया तो वीजा मिल जाएगा। या इंडिया में भी अपने आप में तरह 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 के स्कैंडल होते रहे। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ, फिर अभी लास्ट टाइम मैंने वीजा की बात की थी, तो ऐसा नहीं है कि पंजाबी लोग ही बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ पंजाब के एक पॉलिटिशियन है जो उसके लिए फेमस ही थे कि आप उनको पैसा दीजिए, वो सर्टिफिकेट देते थे कि आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा कनाडा जाके। तो ये सब शॉर्टकट ही है ना। आप खुद पंजाबी हैं, आपकी स्माइल बता रही है कि हाँ ऐसा हो। उनका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो ये निकला, ये वो उनका तो मेन सोर्स ऑफ इनकम ही है ये। तो इस तरीके के शॉर्टकट लेने से बचे। तो अगर आप शॉर्टकट नहीं लेंगे तो वीजा मिल जाएगा, आज नहीं तो 4 साल बाद। और नहीं भी मिलेगा तो क्या है, हो सकता है आपको यही सक्सेस मिल जाए। हम्बल रखिए अपने कम्युनिकेशन में। एजुकेशन को लेकर शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप चाहते थे मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, नहीं मिला कोई बात नहीं, दूसरी जगह मिल जाए, क्यों शॉर्टकट ले रहे हैं। सन मरकरी का कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंस बहुत देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन और डिजायर्स के अकॉर्डिंग सक्सेस नहीं मिलती तो हम शॉर्टकट लेंगे। शो ऑफ मत कीजिए, ऐसे लोगों की बातों से शो ऑफ दे, कर कुछ भी नहीं रहे, लेकिन बातें ही इतनी बड़ी बड़ी है कि लोगों को लगता है कितना शो ऑफ। मरकरी के बाद आपका Saturn. जुपिटर। Oh yeah, Jupiter. जुपिटर आपका नॉलेज है, विजडम है। पास्ट लाइफ में आपके पास नॉलेज था, विजडम था, आपने उसका मिसयूज किया, आपने गलत लोगों को गाइडेंस दिया या लोगों को गलत गाइडेंस। इस लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पास एक्सट्रीम नॉलेज और विजडम है, आप यूज ही नहीं कर पा रहे। सन और Hmm. जुपिटर का कंजंक्शन बेस्ट होता है।
नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए। लेकिन अगर वही जुपिटर कंबस्ट हो रहा है तो आप अपनी नॉलेज और विजडम का यूज नहीं कर पा रहे। आपके पास गाइडेंस और काउंसलिंग का स्किल है, लेकिन आप फिर भी लोगों को गाइड नहीं कर पा रहे। आप खुद को नहीं गाइड कर पा रहे हैं, दूसरे को कैसे गाइड? आपने नॉलेज की वजह से आपके अंदर ईगो था, आप इस लाइफ में भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप ईगो शो कर रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है। जुपिटर चाइल्ड बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। सन एक फायरी प्लैनेट, ईगो की वजह से आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे रहा है। नॉलेज को लेके आप शॉर्टकट ले रहे हैं। सन जुपिटर कैसा है? जुपिटर का रोल है गाइडेंस देना, ठीक है। वो ये नहीं सोच सकता कि मैं ही राजा बन जाऊं। अगर जुपिटर कम्बस्ट है तो उस इंसान का डिजायर हो सकता है, अच्छा मैं तो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर हूं, मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना, आप देखिए आज भी और हमेशा से रहा है कि लोगों, वो इंसान अपना रोल भूल जाता है। जो इंसान अगर एक दो बार पावर में रहा तो उसको, उसके साथ वाले लोगों को लगता है अरे हम भी क्यों नहीं बन सकते। लेकिन हर किसी का अपना रोल है। आपका काम एडवाइजर का, आप शायद एडवाइजर ही बेस्ट बन सकते, आप मिनिस्टर नहीं बन सकते। जैसे अभी कल के रिजल्ट पे ही कोई कह रहा था मुझसे कि जो है रिजल्ट इसलिए खराब आया कि वो मिनिस्टर सोच रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, इसलिए उन्होंने खुद ही हार्म किया बीजेपी। तो मैंने उनसे कहा देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ना किसी भी कंट्री में, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में, पहला क्राइटेरिया क्या है? वो ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट कितना करेंगे, काम कितना करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आप बकवास कितनी कर सकते। तो जिन मिनिस्टर का आप नाम ले रहे हैं वो कभी भी ऐसी बात कर नहीं पाए, तो उनको खुद समझना चाहिए कि अगर वो बकवास नहीं कर सकते तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। काम करने से थोड़ी कोई थोड़ी प्राइम मिनिस्टर केवल बन जाए। इसका क्लासिक एग्जांपल अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि यहाँ टेम्पल बनवाने के बाद भी वो सीट हार गई बीजेपी। काम करने, आपको चाणक्य नीति का आपको श्लोक मिलेगा का संतुष्टे दुजा नष्टा संतुष्टा चा मयि सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्चा कुलाम। कि कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए किसी रूलर को कि बहुत काम कर दिया, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने बहुत काम किया तो आप दोबारा जीत ही जाए। तो वो हाल जुपिटर का, जुपिटर वो एडवाइजर है जिसको लगने लगता है कि मैं ही रूलर बन सकता हूं। आप नॉलेज के लिए रूल्स ब्रेक करेंगे, ठीक है। चाइल्ड बर्थ में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है आप रूल्स ब्रेक करें, फिर आप नॉर्मल कंसेप्शन ना कर पाए तो अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं, आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत ईगो शो कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो जुपिटर अगर आपका कम्बस्ट है तो हम्बल रखिए। जैसे मेरे नोन में है ऐसे चार्ट, ये एक नेटिव है जिनका जुपिटर बहुत कम्बस्ट है, और वो लोगों, वो बहुत ही हम्बल है। आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, वो आपको बहुत हम्बल तरीके से बताएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। लेकिन एक कॉमन आदमी क्या करता है, उसके अंदर ईगो होता है, मेरे पास तो इतना नॉलेज। तो नॉलेज को लेके हम्बल रहिए। आपको, आपके पास वो नॉलेज है, लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं अपनी एडवाइस देके, तो बिल्कुल कीजिए। अदरवाइज होगा क्या कि आपके पास नॉलेज है, वो हिडन नॉलेज है, आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। शॉर्टकट मत लीजिए नॉलेज को लेके, समय के साथ नॉलेज और मेच्योरिटी आ जाएगी। ठीक हो गया? जो सैटर्न कंबस्ट है, अब देखिए, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है करियर को, लेबर को, मासेस को, ठीक है। सैटर्न आपका रिप्रेजेंट करता है जितने डाउन ट्रॉडन लोग। पहली बात, ऐसा इंसान अपने करियर में शॉर्टकट लेगा सक्सेस पाने के लिए, मैं हाई पोजीशन पे पहुंच जाऊं, क्यों? जितना एक्सपेक्टेशन था वो पोजीशन गेन नहीं करता। तो यहाँ भी वही बात, आपको समझना पड़ेगा कि वही इंसान आप देख रहे हैं ना कि वो इस पोजीशन पे पहुंचा है और आप उससे नीचे हैं, तो उसने एक हार्ड वर्क किया होगा। आप भी मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, रूल्स फॉलो कीजिए, समय के साथ पहुंच जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं उसको नीचे कैसे गिरा दूं या कैसे मैं शॉर्टकट लेके वहां तक पहुंच सकूं। पूरे डिसिप्लिन और मोरल वैल्यूज को फॉलो कीजिए। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप डीएम ऑफिस में पियोन है, अच्छी बात है, आपको डीएम बनना तो ओपन है ना सारी चीजें। आप भी साथ में मेहनत करते रहिए, एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, बन जाए। आप ये मत सोचिए कि इसको हटा के मैं कैसे बनूं। अब होता क्या है कि करियर में ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है ऐसे में। क्यों? क्योंकि जितना डिजायर था ना उतना अटेन तो कर नहीं पाए, अंदर अंदर ह्यूमिलिएट हो रहे हैं कि मैं उतना अचीव नहीं कर पाया। जो भी प्लेनेट है आपको ह्यूमिलेशन देगा, आपकी डिजायर की वजह से आपको ह्यूमिलेशन दे रहा। ईगो है आपके अंदर अपने काम को लेके, मैंने तो ये काम किया, तो ये ईगो मत रखें कि आपने कुछ कर दिया। आप हैं इस दुनिया में तो भी ऐसे ही चल रहा है, नहीं होंगे तो भी ऐसे ही चलेगा। किसी एक के आने जाने से सिस्टम नहीं रुकता है। करियर को लेके ह्यूमिलेशन है, ईगो का काम को लेकर। कम्बस्ट प्लेनेट का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहां पे हम सक्सेस चाहते हैं बट उतनी हार्डवर्क नहीं करना चाहते। राजा कभी हार्डवर्क नहीं करता, उसका काम है ऑर्डर देना। तो जो आदमी राजा के पास में होता है ना, वो भी हार्डवर्क नहीं करता, वो भी सोचता है कि बस एक फोन या एक ऑर्डर पे मेरा काम है। सन सैटर्न के साथ है, आप करियर में हाई पोजीशन चाहते हैं लेकिन आप उतना हार्डवर्क कर रहे हैं क्या, ये भी तो एनालाइज कीजिए।
सन जुपिटर के साथ में है, आप नॉलेज चाहते हैं, नॉलेज के लिए वो सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क कर रहे हैं क्या? और सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हम्बल बिहेवियर, कितने हम्बल आप। अभी मैं कहीं देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। सैटर्न का काम है, शनिदेव कहते हैं आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो जब वो सन के साथ आ जाता है ना, तो जो नेटिव का हम्बलनेस है वो खत्म होने लगता है। सैटर्न एक तामसिक प्लैनेट है, तो वहां आपके अंदर ईगो आ रहा है, आपको लग रहा है कि कोई काम कर दिया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं नहीं करता तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो सैटर्न कंबस्ट है, तो आपको करियर में सक्सेस चाहिए, आप हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है, ईगो मत रखिए, आप मेहनत करेंगे, समय के साथ एक टाइम बीतने के बाद जो आपका, ऑब्वियस सी बात है, करियर में हर किसी का एक स्ट्रगलिंग फेज होता है, जितने टाइम स्ट्रगल करना है वो आप स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। सैटर्न कंबस्ट है तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम देगा, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि सैटर्न आपकी अपान वायु को रिप्रेजेंट। तो जो प्लैनेट कंबस्ट है वो आपको फिजिकल लेवल पे हेल्थ इश्यूज देता ही है। मून है आपका ब्लड का प्रॉब्लम, मार्स है आपका ब्लड सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम, जुपिटर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम, वीनस आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट, किडनी का इशू दे सकता है। जो भी प्लैनेट कंबस्ट है वो अपने आप में प्रॉब्लम तो देता ही देता है। तो ओवरऑल कंबस्ट प्लैनेट का समरी ये है कि आपका जो भी प्लैनेट कंबस्ट हो रहा है, वही रूल मत ब्रेक कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, पेशेंस रखिए, टाइम का वेट कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जितने टॉप के सक्सेसफुल लोग हैं, ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट है इंडिया में, या जो भी उनके सबके चार्ट में आपको कंबस्ट प्लैनेट मिलता ही है। इसीलिए आप देखिए जो भी लिब्रा सन वाले हैं, लिब्रा प्रोमिनेंट वाले हैं, वो अच्छे पॉलिटिशियन या सिविल सर्वेंट, क्योंकि वो हम्बल होकर डील करते हैं। सन एक्सॉल्टेड वाले इंसान के अंदर ईगो रहता है, वो नहीं डील करता। ये आपका कंबस प्लेनेट है, और यही उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इसके अलावा आप बाकी सॉल्यूशन कर सकते हैं कि आप सन का वर्शिप कीजिए, गायत्री मंत्र का चैंटिंग कीजिए, कंबशन के लिए बेस्ट है कि शिव जी की पूजा कीजिए, वो सब काम करेगा। लेकिन बाकी जब तक आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करें, शिव जी ने ये थोड़ी कहा था कि मैं विष नहीं पीऊंगा, अमृत मैं ही पीऊँ, तो आप भी विष पीजिए, वही कंबस प्लेनेट। यू थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो सभी प्लैनेट्स को, विच आई रियली एंजॉय, सो दैट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच। नमस्ते थैंक यू। नमस्ते।